गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत दिन बाद सर। तबीयत खराब थी मेरी। अब ठीक है सर। पूरी तरह ठीक नहीं है। तुम लोग के बीच में रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। यही शुरू से क्लास शुरू की है। तुम लोग को देख कर तबीयत ठीक हो जाता है मेरा। ओके। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वीडियो ऑन करके रखो सब लोग। पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन सेट रिलेशन बिटवीन हम लोग सेट रिलेशन कर चुके थे। यस सर। सर उसी को सर दोबारा पढ़ा दीजिए। तो देखो, मल्टीपल डेटाबेस में हम लोग को पढ़ना ये था, एक से ज्यादा डेटाबेस एक साथ कैसे काम करेंगे हम लोग, एक से ज्यादा डेटाबेस एक साथ एक बार में कैसे खोलेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि अलग अलग वर्क एरिया हम ओपन करते हैं और वर्क एरिया में वो काम हम करते हैं। तो जो हम एक डेटाबेस में सारा का सारा मतलब मास्टर और ट्रांजेक्शन दोनों एक साथ हम रख रहे थे, तो हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा जो डेटाबेस का साइज है वो बहुत बड़ा हो जा रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें हम रिडंडेंट डेटा स्टोर कर रहे थे, बार बार एक ही डेटा स्टोर हो रहा था, जिससे हमारा डेटाबेस का साइज बड़ा हो जा रहा था। हम लोगों ने इसको देखा कि हम उसी डेटाबेस को दो भाग में बांट दिए, मास्टर अलग कर दिए, ट्रांजेक्शन अलग कर दिए, और तब हम लोग कैलकुलेट करके देखे कि हम लोग का एक रिकॉर्ड का साइज कितना हो रहा था। याद होगा हम लोग एक स्टूडेंट पे हमको लगता है कि 4 या 5 किताब इशू कर रहे थे और उतना ही हम लोग रिटर्न करा रहे थे। तो बराबर करके अब देखें, काफी अंतर समझ में आया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हम दो डेटाबेस मतलब एक डेटाबेस को दो डेटाबेस में क्यों बांटते हैं, मास्टर अलग और ट्रांजेक्शन अलग क्यों करते हैं, जिससे कि रिडंडेंसी कम हो सके और डेटाबेस का साइज हमारा ज्यादा ना बढ़े। ज्यादा बढ़ेगा तो इफिशिएंसी हमारा डिक्रीज करेगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब हम एक डेटाबेस को दो डेटाबेस में हम बांट देंगे तो दोनों को एक साथ कैसे ओपन करेंगे, ताकि हम दोनों सारा, क्योंकि एक ही डिटेल है दो डेटाबेस में है, तो दोनों को एक साथ खोलना पड़ेगा। दोनों खोलने के बाद दोनों फाइल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने देखा कि दोनों डेटाबेस दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन फील्ड होगा, जिसके आधार पर दोनों डेटाबेस को हम लोग ज्वाइन करते थे, सॉरी रिलेशन स्टैब्लिश करते थे, एसोसिएट करते थे, और एसोसिएट करने के बाद हम दोनों डेटाबेस से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते थे। ठीक है, यहाँ के बाद जब हम ये सारा काम कर लेंगे तब हम देखेंगे कि क्या इस दोनों डेटाबेस को जोड़ के एक डेटाबेस बना सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब क्या किए, एक डेटाबेस को दो डेटाबेस बनाए, इस दो डेटाबेस को कभी अगर जरूरत पड़े तो क्या ज्वाइन करके एक बड़ा वाला डेटाबेस बना सकते हैं? जो पहले बना रहे थे जो जगह ज्यादा ले रहा था, यस बना सकते हैं। उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दो चीज हमको तो पढ़ेंगे, सेट रिलेशन टू और ज्वाइन कैसे होता है। और सेट रिलेशन में भी एक रिलेशन दो टेबल के बीच में और तीन टेबल के बीच में, मतलब मल्टीपल रिलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अटेंडेंस कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है बताओ? ऑनलाइन ही हो रहा है हाँ, तो कौन लेके भेजेगा हमको? एक्सेल शीट पे सर सर आप ही ले भी रहे हैं। और सर या फिर हम ही लेके भेज सकते हैं। हाँ, क्योंकि रजिस्टर तो है नहीं यहाँ पे, तो हम तो ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले ऑनलाइन में जो होता था
पूरा का पूरा शॉर्ट स्क्रीनशॉट और साथ में अटेंडेंस बना के देना, ठीक है। रोहित, यस तरुण, सर। ये तुम दोनों का जिम्मेदारी रहेगा। तो डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी के बारे में अगर 2-4 लाइन तरुण तुम बताओ हमको, तो कुछ समझ में आए, याद है तुम लोग को। अभी हम लोग बात किए रिडंडेंसी के बारे में, कुछ बताओ। तरुण, डेटा रिडंडेंसी। अच्छा, एक चीज और, नेक्स्ट क्लास से तुम लोग का मार्क्यू इस महीने का बचा हुआ है, और क्योंकि हम छुट्टी पे चले गए थे, तबीयत खराब थी, जैसे मार्क्यू तुम लोग का नहीं हो पाया, तो अगले क्लास में मार्क्यू के लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। ओके, तो डेटा रिडंडेंसी के बारे में कोई बोल सकता है क्या? आई एम सर। बोलो रोहित। सर डेटा रिडेंडेंसी का मतलब सर, जैसे सर फाइल बनाते हैं और सर एक ही तरह का फील्ड, एक ही तरह का फील्ड 2-3 फाइल में बनाया जाता है। जैसे सर एक ही में एक बनाएंगे मेन फाइल, एक ट्रांजेक्शन फाइल, अब दोनों में सर एक ही डेटा रहेगा। तो सर वही सर जो दोबारा दोबारा होता है ना, उसी को सर डेटा रिडेंडेंसी बोला जाता है। एग्जैक्टली, मतलब कहने का ये कि एक डेटा डेटाबेस में 2 बार सेव नहीं करना है, 2 बार सेव नहीं करना है। एक बार से ज्यादा सेव करिएगा तो हम बोलेंगे कि डेटाबेस हमारा डुप्लीकेट डेटा रखे हुए, एक ही डेटा 2 जगह रखे हुए हैं, उसको बोल देंगे रिपीटेशन ऑफ द डेटा या रिडंडेंसी ऑफ द डेटा है, ठीक है। जब रिडंडेंसी ऑफ डेटा होगा तो हमारा डेटाबेस का साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो अब हमको 500 MB डेटाबेस के साथ काम करना था और 700 MB डेटाबेस के साथ काम करना है, तो ज़्यादा साइज होगा तो एफिशिएंसी हमारा कम हो जाएगा। और डेटाबेस जब एक ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा जगह रहेगा, कभी मैनिपुलेट करने की आवश्यकता पड़ी, कभी अपडेट करने की आवश्यकता पड़ी और सारा इंस्टेंस उसका अपडेट नहीं हो पाया, तो हम कहेंगे कि हमारा डेटाबेस कॉन्फ्लिक्ट जानकारी दे रहा है। जैसे मान लो पटना में तुम कहाँ रहते हो, अभी कौन सा हॉस्टल में रहते हो, ये एड्रेस तुम कॉलेज में दिए हुए हो, तुम्हारा हॉस्टल का एड्रेस पता है हमको, और ये एड्रेस 2-3 जगह हम सेव करके रखे हुए हैं, मास्टर फाइल में भी है, तुम्हारे फी वाले डेटाबेस में भी है और लाइब्रेरी वाले डेटाबेस में भी है, ठीक है। कल के डेट में तुम अपना हॉस्टल चेंज कर देते हो और एक एप्लीकेशन लिख के हमको बोलते हो कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, डेटाबेस में अपडेट कर लीजिए। तो चूंकि तुम्हारा एड्रेस जो था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 डेटाबेस में था, 3 टेबल में था, तीनों जगह चेंज करना पड़ेगा हमको, तीनों जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर तीनों जगह चेंज नहीं करते हैं, कहीं एक जगह रह जाता है पुराना वाला, तो कल के डेट में अगर तुमको तुम्हारा एड्रेस अब खोजेंगे तो ये वाला डेटाबेस बताएगा कुछ और, वो डेटाबेस बताएगा कुछ और, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा ही डेटाबेस है, एक इंफॉर्मेशन मांगे तो कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर दे रहा है, एक बोल रहा है बोरिंग रोड तो दूसरा बोल रहा है राजापुर पुल, इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी होना, ठीक है। इससे बचने का क्या उपाय है कि डेटाबेस एक ही जगह डेटा सेव करिए, जब अपडेट करना होगा तो उसको अपडेट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, बाकी जगह उसका रेफरेंस रखेंगे, ठीक है। ये हम लोग देखे थे कि एक डेटाबेस है जिसमें कि हम लोग नेम एड्रेस भी रख रहे हैं, किताब कौन सा इशू हुआ, कब रिटर्न हुआ, सब कर रहे हैं। तो इसमें सारा का सारा जोड़ने के बाद हमको 77 बाइट आ रहा था, और इसी को जब हम पूरा का पूरा 60 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट 4 बुक इशू करेगा और 4 बुक रिटर्न करेगा, मतलब 8 रिकॉर्ड बनेगा पर स्टूडेंट। तो हम ये कैलकुलेट किए थे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे इसमें, तो कैलकुलेट करने का 36,960 बाइट आया था मेरा। और इसी को जब हम मास्टर और ट्रांजेक्शन अलग अलग कर दिए थे, ठीक है,
ये हो गया हमारा मास्टर फाइल और ये हो गया ट्रांजेक्शन फाइल। ये जब हम कर दिए तो हम सारा का सारा रिकॉर्ड होने के बाद 20,460 बाइट में सब काम हो गया। कहाँ 20,460 बाइट और यहाँ 36,960 बाइट। ठीक है, तो डेटाबेस का साइज हमारा रिडंडेंसी के कारण बढ़ गया था, तो जो 36,000 हो गया था। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे कि मल्टीपल डेटाबेस फाइल कैसे खोलते हैं। फॉक्स अभी तक यूज कमांड यूज करके हम जब एक कोई डेटाबेस ओपन करते थे तो दूसरा डेटाबेस जैसा ही यूज करके ओपन करते थे पहला वाला बंद हो जाता था। यस और नो? यस सर। पहला वाला बंद हो जाता था। क्यों होता था? बाय डिफॉल्ट वर्क एरिया या वर्क स्पेस एक ही खुला होता था, तो एक वर्क स्पेस में एक ही फाइल खोल सकते हैं, यह नियम है। एक वर्क एरिया में एक फाइल ही खोला जा सकता है और बाय डिफॉल्ट एक ही वर्क एरिया खुला था। तो जब हम यूज एम्प्लॉय करते थे तो एम्प्लॉय खुलता था, यूज स्टूडेंट करते थे तो स्टूडेंट खुलता था, तो एम्प्लॉय बंद होना पड़ता था। अगर हम एक से ज्यादा वर्क एरिया खोल पाए तो हम एक से ज्यादा फाइल भी खोल पाएंगे। ठीक है, हम लोग जो डॉस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसमें टोटल 25 वर्क एरिया का परमिशन है हमारे पास। टोटल हम 25 वर्क एरिया खोल सकते हैं। ओके, इन डॉस में सर? हाँ, सॉफ्टवेयर फॉर डॉस 2.5 वर्जन जिसपे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जो पढ़ते हैं। जब 25 वर्क एरिया है तो 25 फाइल भी है। एक्सटेंडेड वर्जन जो था, डॉस एक्सटेंडेड वर्जन जो 2.6 वाला वर्जन, उसमें टोटल 255 वर्क एरिया हम खोल सकते थे। तो 255 वर्क Yes, एरिया मतलब 255 फाइल। सोचो, एक साथ 255 डेटाबेस फाइल खोलना और सबके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना और सारा डेटाबेस देखना, कितना ह्यूज, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा हम यूज कर सकते थे उस समय, और भी फॉक्स प्रो के जमाने में। इसीलिए कहते हैं फॉक्स प्रो आज भी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। कैसे वर्क एरिया सेलेक्ट करेंगे? तो वर्क एरिया सेलेक्ट करो, या वर्क एरिया ओपन करो, कमांड है उसका सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ हम वर्क एरिया देते हैं। वर्क एरिया या तो हम अल्फाबेट के साथ दे सकते हैं ABCD, या फिर नंबर भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम वर्क एरिया लिखते हैं सिलेक्ट A या सिलेक्ट 1 तो दोनों एक ही बात है। वर्क एरिया A और वर्क एरिया 1 दोनों एक ही वर्क एरिया के बारे में बात करेगा। ठीक है, दूसरा कि अगर वर्क एरिया 10 से ऊपर खोलना है, ठीक है, 10 से ऊपर वर्क एरिया खोलना है तो हमको नंबर ही यूज करना पड़ेगा, अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे, अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे। अब देखो तो एक्सटेंडेड वाले में 255 था और अल्फाबेट तो हमारे पास 26 ही है। ठीक है, तो वहां तो हमको नंबर यूज करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो कम से कम चलो 25 है तो हम 25-26 लेटर होता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि 10 या 10 से ऊपर का वर्क एरिया अगर खोलना पड़ता है आपको तो आपको नंबर यूज करना पड़ेगा। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा काम 2 या 3 फाइल में चल जाता है। 2 या 3 फाइल से ज्यादा हमको ट्रांजेक्शन और वो एसोसिएट करके नहीं करना पड़ता है। 2 या 3 मैक्सिमम, चलो 4 मान लेते हैं, तो 4 मानेंगे तब भी हम ABCD या 1 2 3 4 करके 4 वर्क एरिया खोलेंगे, 4 फाइल खोलेंगे, काम कर देंगे। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट A, जैसे ही सिलेक्ट A लिख के इंटर करते हो या सिलेक्ट 1 लिख के इंटर करते हो, एक वर्क एरिया मेमोरी में खुल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर लिखते हैं यूज एम्प्लॉय, उसी वर्क एरिया में एम्प्लॉय डेटाबेस मेरा खुलता है। किसमें? A या 1, दोनों एक ही बात है, दोनों में मेरा वर्क एरिया खुल गया। अब दूसरा फाइल खोलना है, अगर हम अभी लिख दें यूज डिपॉजिट तो एम्प्लॉय बंद हो जाएगा, डिपॉजिट खुल जाएगा। Yes.
वर्क एरिया तो एक ही है ना, ए। तो अब हम चाहते हैं डिपॉजिट खोलना और हम चाहते हैं एम्प्लॉय बंद भी नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा, अब दूसरे एरिया में खोलना पड़ेगा। अब वर्क एरिया बनाओ, दूसरा शहर बनाओ, दूसरा देश बनाओ, है ना। तो दूसरा ए वर्क एरिया बनाना है तो सिलेक्ट बी या सिलेक्ट टू, ठीक है। सिलेक्ट ए, उसमें क्या खुला हुआ है, एम्प्लॉय खुला हुआ है। अब हम सिलेक्ट बी लिख दिए, सिलेक्ट बी लिखे, उसमें लिख दिए यूज डिपॉजिट। तो दोनों वर्क एरिया अलग अलग खुला हुआ है, अलग अलग मेमोरी में, अलग अलग मेमोरी पूल में खुला हुआ है, और उस दोनों मेमोरी में दो अलग अलग डेटाबेस खुला हुआ है, कोई बात नहीं है। अब जैसे समझो इसको, सिलेक्ट ए, ए सिलेक्ट हो गया, वर्क एरिया ए, यूज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय खुल गया, स्टेटस बार में एम्प्लॉय दिख रहा है। लिखा सिलेक्ट बी, जैसे सिलेक्ट बी लिखे, स्टेटस बार से एम्प्लॉय गायब हो गया, क्योंकि सिलेक्ट बी वाला एरिया एक्टिव हो गया है। और सिलेक्ट बी में अभी खोले नहीं है कुछ, लिखते हैं यूज डिपॉजिट। तो यूज डिपॉजिट जैसे लिखे, उस समय कौन सा वर्क एरिया एक्टिव था मेरा, बी। ए था। सिलेक्ट ए बी सर। एक्टिव, सेलेक्ट यूज एम्प्लॉय एक्टिव है, सिलेक्ट ए। फिर लिखे सिलेक्ट बी, जैसे ही सिलेक्ट बी लिखे एंटर मारे, ठीक है, तो यस सर। अगला एक्टिव कौन सा वर्क एरिया हुआ, बी हो गया। सिलेक्ट बी लिखे ना, यस सर। यस सर। सिलेक्ट बी इंटर किए, तो मेरा करंट वर्क एरिया जो है सिलेक्टेड वो है बी। लिखे यूज डिपॉजिट, अब हमको डिपॉजिट दिखने लगा स्टेटस बार में। अब हम करेंगे लिस्ट, लिस्ट कमांड। जब लिस्ट कमांड करेंगे तो वो लिस्ट कमांड किस वर्क एरिया के फाइल को लिस्ट करेगा, डिपॉजिट को सर, बी को, बी को, बी को सर, बी को, जो अभी एक्टिव है, तो अभी एक्टिव बी है। अब लिखे सेलेक्ट ए, तो कौन वाला एक्टिव हो गया, सिलेक्ट ए, मतलब एम्प्लॉय वाला एक्टिव हो गया। अब लिस्ट करेंगे तो एम्प्लॉय दिखाएगा। यस ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Although there will be opened more than one file, different work area, but only one can be activated. अलग बात है कि आप कितना भी फाइल खोल लीजिए, वर्क एरिया खोल लीजिए, एट ए टाइम कोई एक ही एक्टिव रहेगा, एट ए टाइम Yes, sir. कोई एक ही एक्टिव रहेगा, बाकी सब जो है वो एक्टिव नहीं रहेंगे, फिर भी खुले रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है तो खुला हुआ नहीं है, वो खुला हुआ है। Viewing record and information from multiple database file. Simply activate the work area by select command and use that this type of command. तो हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? एक्टिवेट करने का दो तरीका तो हम जानते हैं, सिलेक्ट ए लिखो या सिलेक्ट वन लिखो। सिलेक्ट ए लिखो या सिलेक्ट वन लिखो, मतलब वर्क एरिया अल्फाबेट में या नंबर में सिलेक्ट कर लो, हो जाएगा। दूसरा, हम सिलेक्ट ए में एम्प्लॉय यूज किए हैं, सिलेक्ट ए में एम्प्लॉय, सिलेक्ट बी में डिपॉजिट। तो सिलेक्ट ए लिखो या सिलेक्ट एम्प्लॉय लिखो, उस दोनों कंडीशन में एम्प्लॉय हमारा एक्टिव डेटाबेस हो जाएगा। फिर समझो, या तो हम वर्क एरिया को हम सिलेक्ट करें, सिलेक्ट वर्क एरिया लिखें, या उस वर्क एरिया में जो फाइल खुला हुआ है उस फाइल को लिखें, ठीक है। तो दोनों में, दोनों कंडीशन में मेरा काम होगा। ये फैसिलिटी इसलिए दिया गया कि हमको कितना टेबल है, कितना डेटाबेस है, ये हमको याद रहता है। हमको पता है कि हम अगर काम कर रहे किसी कंपनी के लिए, तो उसका प्रोडक्ट होगा, एम्प्लॉय होगा, कस्टमर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन काम करते समय कौन सा फाइल किस वर्क एरिया में खोले हैं, ये याद रहना थोड़ा मुश्किल है, याद नहीं रहेगा। तो हमको अब सिलेक्ट ए, सिलेक्ट वन अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप सीधे टेबल का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, तो जिस वर्क एरिया में होगा वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जिस वर्क एरिया में होगा वो एक्टिव हो जाएगा। टू व्यू डेटाबेस ऑफ सिलेक्टेड वर्क एरिया, लिस्ट, लिस्ट फील्ड, ब्राउज, etc can be used without referring the work area। जो वर्क एरिया हम सिलेक्ट कर लिए
उसमें सारा कमांड यूज करेंगे, हमको उस कमांड के साथ वर्क एरिया यूज करने की आवश्यकता नहीं है ना, कि लिस्ट वर्क एरिया 1 लिस्ट वर्क एरिया 2, ऐसा नहीं, जो एक्टिव रहेगा उसी पे काम करेंगे। ठीक है, वी कैन रेफर इट बाय print command with work area and the field name. To view other areas database, we need to either create a relation. अब मान लो हम अभी एरिया 1 में हैं, एरिया 1 में है और एरिया 2 या एरिया बी के डेटाबेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? एरिया का नाम लिख देते हैं बी, डॉट लिख देते हैं और फील्ड का नाम लिख देते हैं और प्रिंट कमांड के साथ उसको हम देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सिलेक्ट बी है, यूज डिपॉजिट है, लिस्ट है, ये हम अभी सिलेक्ट बी में हैं। लेकिन अगर हम लिखें प्रिंट ए एरो मतलब डैश और ग्रेटर देन साइन नेम, तो एम्प्लॉय के नेम की बात कर रहे हैं हम। इस डेटाबेस में जिस रिकॉर्ड पे हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, उस रिकॉर्ड पॉइंटर के नेम को हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? यस सर। बहुत बढ़िया। अलग अलग तरीका है किसी फाइल को किसी डेटाबेस में खोलने के लिए। जैसे हम लिखते हैं यूज ईएमपी इन 2, लिखे थे सिलेक्ट 1 यूज ईएमपी, तो सिलेक्ट 1 मतलब वर्क एरिया 1 में ईएमपी खुल रहा था। हम डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हैं यूज ईएमपी इन 1 यूज ईएमपी इन 2, तो डायरेक्टली वो उस वर्क एरिया में खुल जाएगा। 2 लाइन का कमांड एक लाइन में रन करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा यूज ईएमपी इन 0, 0 तो कोई वर्क एरिया है नहीं, वर्क एरिया हमारा मिनिमम वर्क एरिया होगा, सबसे छोटा 1 होगा और डॉस वाले केस में मैक्सिमम होगा 25 होगा। 1 2 3 4 करते हुए 25 तक जाएंगे, 0 तो होगा नहीं। तो 0 क्यों दिया गया है? 0 देने का मतलब ये है कि जितना वर्क एरिया अभी बचा हुआ है खुलने के लिए, उस सारे वर्क एरिया में से जो सबसे छोटा वाला वर्क एरिया है उसमें खोल दीजिए ईएमपी को, उसमें खोल दीजिए ईएमपी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? यूज ईएमपी इन 0। मान लो वर्क एरिया 1 में एक फाइल खुला हुआ है, वर्क एरिया 2 में एक फाइल खुला हुआ है, तब हम लिखते हैं यूज ईएमपी इन 0, ये किस वर्क एरिया में खुलेगा? सुहानी? सर 2 या बी में। 1 में एक फाइल खुला हुआ है, 2 में दूसरा फाइल Yes, खुला sir. हुआ है। हम उसके बाद हम लिखते हैं यूज ईएमपी इन 0, तो ये ईएमपी किस वर्क एरिया में तो खुलेगा? सर सबसे लो जो होगा, जैसे सर सबसे लोवेस्ट में खुलेगा, सबसे लोएस्ट जो रहेगा सर 3 में जाके खुलेगा। सुहानी से पूछा जा रहा है सवाल। हाँ ये सुहानी, सर जो सबसे लोएस्ट जो होगा वर्क एरिया उसमें मतलब खुलेगा। फिर सवाल सुनो, सवाल दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। कह रहे हैं बोले। वर्क एरिया 1 में एक फाइल खुला हुआ है, वर्क एरिया 2 में दूसरा Yes, फाइल sir. खुला हुआ है। इसके बाद Yes, sir. अब हम कमांड लिखते हैं यूज ईएमपी इन 0, ये ईएमपी किस वर्क एरिया में खुलेगा? मतलब जो उससे एवब दो से एवब रहेगा उसमें खुलेगा। तो बताओ ना, बुझाउल काहे बुझा रही हो? सवाल पूछ रहे, सवाल का जवाब दो। ऐसे 3 4 इस तरह से 3 4 मतलब नहीं समझ में आ रहा तुमको? 3 सर वर्क एरिया 3 या 4 वर्क एरिया 4 में। तो 4 क्यों? सर 3 में ही खुलेगा। 3 में खुलेगा तो 3 बोलो ना, यस सर। 3 बोलो। जो सवाल है सवाल समझो तब जवाब। ठीक है। ओके,
नेक्स्ट हम लिखते हैं यूज ईएमपी इन सिलेक्ट ब्रैकेट में 1, यूज ईएमपी इन सिलेक्ट ब्रैकेट में 1। जैसे कि 0 लिख रहे थे ये वाला, इसमें लोएस्ट में खोल रहे थे, तो हम सिलेक्ट ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, इसका मतलब हाईएस्ट, जो वर्क एरिया हाईएस्ट पॉसिबल है उसी में खोलना है। तो हाईएस्ट वर्क एरिया हमारा कौन सा है? 25। इस केस में एक्सटेंडेड वाले केस में हाईएस्ट वर्क एरिया 255 होगा, इसमें ओनली 25 है। तो इस केस में इस कमांड के जरिए ईएमपी वर्क एरिया 25 में ओपन होगा। ठीक है? यस सर। हम्म। सर अब सिलेक्ट केस जो दे रहे थे, ए के बाद बी, मतलब बी को छोड़कर सी डी नहीं दे सकते हैं, यानी बिल्कुल, सीक्वेंशियल में ही देना है। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। हम सीधे 25 में स्टार्ट करेंगे, एक ही वर्क एरिया खोलना है तो सिलेक्ट 25 वर्क एरिया खोल लो, है ना। ये सब जो दिए ना EMP 0, 0, 1, ये सब इसीलिए दिए हैं कि हम किसी वर्क एरिया में कोई फाइल खोल सकते हैं। हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अभी एक खोले हैं तो 2 ही खोलना पड़ेगा अगले के लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि डेटाबेस में रिलेशन क्या होता है। To minimize redundancy, we have divided a database into 2 databases. First one is said master file और second one is said transaction file. एक master file होगा, दूसरा transaction file होगा, and both database have one key in common. दोनों database में एक field जो होगा वो common होगा, जिसके आधार पे दोनों database को हम लोग relate करेंगे। Transaction file have transaction detail only and the master detail is saved in the master file. master file है, master file होगा, सारा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं मास्टर और ट्रांजेक्शन के बारे में, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। और ट्रांजेक्शन में वो सारा डिटेल होगा जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने पे बनेगा। Therefore, to list all information, we have to list a record from the transaction file and relate detail from the master file. ठीक है, उदाहरण के रूप में समझो। Employee detail is kept in the employee master file and his deposit information is kept in the transaction file. We want to view employee detail with his all deposit information. To do this, we need to link both databases. That link जो establish करेंगे वो दोनों database को relate करेगा, एक रिलेशन क्रिएट करेगा, एक एसोसिएशन क्रिएट करेगा, और हम तब वो दोनों डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएंगे और सारा डिटेल देख पाएंगे। ठीक है, तो वो है हमारा सेट रिलेशन कमांड। सेट रिलेशन क्या है? सेट रिलेशन कमांड, सेट रिलेशन establishes a relationship between two database files. Before we establish a relation, one DBF employee detail is kept in employee master file and his deposit information is kept in transaction file. We want to view employee detail with his all deposit information. ये तुम देख चुके हम लोग। देखो सेट रिलेशन कमांड, तो सेट रिलेशन कमांड जो है कैसे है? सेट रिलेशन टू expr1 into expn1, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, और ये उसी चीज को दोबारा तिबारा लिखा गया है एक से ज्यादा बार रिलेशन क्रिएट करने के लिए। तो सेट रिलेशन, यस, set relation establishes a relationship between two open DBF
before we establish a relationship, one DBA, the parent file must be open in the current work area and other, मतलब child file must be open in the another work area. Then we can use set relation to create the relationship. कैसे करेंगे देखो, after the relationship is created, moving the record pointer in the parent DBF moves the record pointer to the corresponding record in the child DBF. जब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे तो जब हम मास्टर फाइल में हम जब जैसे जैसे हम रिकॉर्ड में हम मूव करेंगे वन रिकॉर्ड से दूसरे तरफ, उससे रिलेटेड जो डेटा होगा दूसरे डेटाबेस का चाइल्ड फाइल का, वो अपने आप वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो वैसे भी शिफ्ट करेगा. दिस रिलेशन इज एस्टैब्लिश ऑन द कॉमन फील्ड. फॉर एग्जांपल, सपोज a table employee.dbf contain employee information. It has field for the name, address, phone and unique employee ID. A second table जो है वो है deposit.dbf contains all deposit information. It too has a field for the employee ID along with the all deposit needs. क्या कर रहे हैं? दो फाइल हम लेके चल रहे हैं, दो फाइल हम लेके चल रहे हैं. दो फाइल लेके चले, एक लिए emp.dbf. इस emp.dbf में एम्प्लॉय का नाम होगा, उसका एम्प्लॉय नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा. ठीक है. दूसरा, वो एम्प्लॉय कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा होगा, तो वो deposit.dbf में वो पैसा जमा करेगा. उसमें उसका डिपॉजिट डेट होगा, अमाउंट होगा, सब कुछ होगा, और साथ में एम्प्लॉय नंबर भी होगा. तो एम्प्लॉय नंबर यहाँ भी, एम्प्लॉय नंबर यहाँ भी, दोनों जगह एम्प्लॉय नंबर है. उसी एम्प्लॉय नंबर के आधार पे हम दोनों को रिलेट कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद जब रिलेशन क्रिएट कर लेंगे तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ब्राउज विंडो को ओपन किया. ब्राउज विंडो को ओपन किया, दोनों टेबल का अलग अलग, और मूव द रिकॉर्ड पॉइंटर इन द पेरेंट विंडोज थ्रू सेवरल रिकॉर्ड्स. द रिकॉर्ड पॉइंटर मूव्स टू द रिलेटेड रिकॉर्ड इन द चाइल्ड ब्राउज विंडो. कैसे कैसे कर रहे हैं देखो. सबसे पहले डेटाबेस को बंद कर दो, सारा डेटाबेस बंद, क्लोज डेटाबेसेस. ईएमपी को खोल दिए वर्क एरिया 1 में और डिपॉजिट को खोल दिए वर्क एरिया 2 में. अब हम लिखे सिलेक्ट डिपॉजिट, मतलब वर्क एरिया 2 को एक्टिव कर लिए, और जो चाइल्ड फाइल होगा, जो ट्रांजेक्शन फाइल चाइल्ड फाइल होगा, वो हमारा इंडेक्स होना चाहिए. अगर इंडेक्स किया गया है तो कॉमन फील्ड पे उसको इंडेक्स कर लेना पड़ेगा, हमको ऑर्डर कर लेना पड़ेगा. तो मान लो कि डिपॉजिट है, वो पहले से इंडेक्स किया गया है, तो हम EMP ID पे उसको ऑर्डर कर लिए, सेट कर लिए. ठीक है, काम खत्म. अब वापस आ जाओ सिलेक्ट एरिया 1 पे, तो सिलेक्ट EMP कर लिए. तो ये पेरेंट फाइल है, यहीं पे करके हमको कमांड फायर करना है. कहाँ पे? जहाँ पेरेंट फाइल खुला हुआ है. पेरेंट फाइल कहाँ खुला हुआ है? सिलेक्ट एरिया 1 में. यहाँ पे आने के बाद अब हम कमांड लिखेंगे, रिलेशन कमांड, सेट रिलेशन कमांड. तो सेट रिलेशन टू EMP ID. ये EMP ID क्या है? कॉमन फील्ड नेम है. दोनों डेटाबेस के बीच का कॉमन फील्ड जो था वो है एम्प्लॉय ID. तो सेट रिलेशन टू एम्प्लॉय ID किस में? वर्क एरिया 2 में, या बोलो डिपॉजिट में. वर्क एरिया 2 में बोलो या डिपॉजिट में बोलो. लिखते हैं सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू डिपॉजिट. ये काम करने के बाद EMP का EMP ID डिपॉजिट के EMP ID के साथ कनेक्ट हो गया. दोनों डेटाबेस के बीच में एक एसोसिएशन मेरा लिंकअप हो गया, रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया. अब क्या करें? अब बारी बारी से दोनों डेटाबेस को एक्टिव करेंगे और हम ब्राउज करके दोनों विंडो खोलेंगे. तो सिलेक्ट डिपॉजिट,
ब्राउज नो वेट, सिलेक्ट ईएमपी, ब्राउज नो वेट। तो दो ब्राउज विंडो खुल गया मेरा, एक डिपॉजिट के लिए और एक ईएमपी के लिए। एक डिपॉजिट के लिए, दूसरा ईएमपी के लिए। अब जिसमें जिसमें जैसे जैसे तुम ऊपर नीचे कर्सर करोगे वो दिखाएगा कि इस एम्प्लॉय का ये डिपॉजिट है। एम्प्लॉय नंबर 2 पे जैसे ही हम कर्सर लेके जाएंगे दिखाएगा कि एम्प्लॉय नंबर 2 का ये डिपॉजिट डिटेल है। ठीक है, तो ये दोनों डेटाबेस हम लोग कनेक्ट कर लिए ऐसे करके। कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? सर एंड क्यों लगा है? ये एंड एक्चुअली ये इसके साथ हम एंड लिख के हम ये दिखाए हैं कि इसके बारे में दिखाए हैं, मतलब क्या उसका मतलब है, उसका इंटरप्रिटेशन लिखे हैं उसको। ठीक है, ये कमांड है, उसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। गुड। अब देखो, अब हम ऐसा लिखते हैं, लिस्ट फील्ड क्लाउज EAMPNO नेम एड्रेस। इसके साथ कोई वर्क एरिया नहीं लगा हुआ है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे हैं अभी? EMP वर्क एरिया में हैं। EMP वर्क एरिया से हम ये कमांड लिख रहे हैं, तो EMP वर्क एरिया में है तो हम EMP डेटाबेस के लिए कोई वर्क एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वर्क एरिया में है। तो EMPNO नेम कॉमा एड्रेस। अब उस वर्क एरिया के डेटाबेस से डेट और अमाउंट लेके आना है, तो हमको लिखना पड़ेगा बी एरो डेट, बी एरो अमाउंट। जब हम ये काम करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 फील्ड का इंफॉर्मेशन हमको दिखेगा, जिसमें से कि पहला वाला 3 वर्क एरिया 1 का होगा, बाकी 2 जो होगा वर्क एरिया बी का होगा। वो हाँ, ये सारा का सारा डिटेल हमको दिख जाएगा। ठीक है, और ऐसे नहीं दिखेगा जैसे तैसे। अगर वर्क एरिया, अगर एम्प्लॉय 1 अगर मान लो अनुपम है, एम्प्लॉय नंबर 1 है, तो अमाउंट और डेट भी अनुपम का ही होगा। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने एम्प्लॉय नंबर के आधार पर अटैच किया है, तो इधर से बी से जो डेटा आएगा उसी एम्प्लॉय नंबर का होगा जिस एम्प्लॉय नंबर का नेम और एड्रेस दिखाएंगे हम। दोनों सेम टू सेम होगा, उल्टा आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा। सेम यही लिस्ट वाला काम हम ब्राउज के साथ भी कर सकते हैं। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, ब्राउज फील्ड्स EMPNO नेम एड्रेस बी डेट और बी अमाउंट, ऐसा कर देंगे तो हम उसी काम को हम ब्राउज विंडो में भी देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। सर आज PDF सर ये भेज दीजिएगा सर। ठीक है, हम भेज देंगे PDF। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना था मल्टीपल रिलेशन, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। ठीक है, यस ये रहने देते हैं, और अगले क्लास में तुम लोग प्रिपेयर करके आना द डे आफ्टर टुमारो, कि तुम्हारा हम मार्क्यू लेके इस महीने का मार्क्यू हम ले लें। ठीक है, चलो अटेंडेंस देख लेना। ओके सर, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक दीजिएगा। हाँ, चलो बाय बाय, मिलते हैं परसों। यस सर।